जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके क्लासेस में। आज हम जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा के लिए क्षितिज भाग 2 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है उत्साह का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह चैप्टर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो चैप्टर का नाम है उत्साह कविता है, उस कविता का कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1899 में हुआ। और किस जगह पे हुआ? बंगाल के महिषादल में हुआ। तो वे मूलतः गदाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। और निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। यानी खुद से क्या क्या सब्जेक्ट का ज्ञान का अर्जित किया? संस्कृत का, बांग्ला का, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को डाला विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव। निराला का पारिवारिक जीवन सुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। मतलब सन 1961 में उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई। तो उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। कैसे कवि है? विस्तृत सरोकारों के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र के उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। और छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। आगे है कविता उत्साह। वो था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में। उत्साह। बादल गरजो घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका मतलब है प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं और बादल बच्चों के काले घुंघरेलों वाले जैसे हैं। कवि बोल रहे हैं कि बादल कैसे हैं, बच्चों का जो घुंघरेला बाल होता है उसी प्रकार से बादल है। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला, बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों दिखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। कब लग रहा है कवि को कि धरती भीषण गर्मी से परेशान है? जब आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि बेचैन से है। तभी याद आता है कि धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। आगे है आपका, ये दो भाग में है, एक उत्साह था, एक अट नहीं रही। दो भाग में कविता है। अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसका मतलब है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्रण प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में, जो कि अभी मार्च चल रहा है, तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। कब आगमन होता है? फरवरी मार्च में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और उसी माह को हम फरवरी मार्च के बीच में ही उसको हम फागुन माह कहा जाता है। तो इस ऋतु में पुराने पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं और नए पत्ते पेड़ में आते हैं और रंग बिरंगे फूलों की बहार है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन का सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। इस चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो ये था आपका कविता। तो दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।